वेलकम टू वेस्ट प्लस और करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 19 जून ऑफ करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक क्या होंगे? क्रांति गाथा, कोडवा, सुपरमून और लैम्डा। तो ये क्या है, इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रांति गाथा। तो क्या है ये? हाल ही में राजभवन के नीचे वर्ष 2016 में खोजे गए बंकर में भारतीय क्रांतिकारी दीर्घा यानी कि गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज का निर्माण किया गया है। यह गैलरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि है। राजभवन के बंकर की खोज 2016 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल एन विद्याधर राव ने की थी। तो किसने की थी? एन विद्याधर राव ने की थी 2016 के अंदर, जो महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले निर्मित इस बंकर का उपयोग अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला बारूद को स्टोर करने के लिए किया जाता था। इस बंकर में विभिन्न आकारों के 13 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 13। और इन विभिन्न प्रकोष्ठों को सेल स्टोर, गन सेल, कार्टेज स्टोर, सेल लिफ्ट, सेंट्रल आर्टिलरी रूम, वर्कशॉप आदि के नाम से जाना जाता था। तो ये देखिए, ये पिक्चर के अंदर देखिए, ये एकदम एक गैलरी है जिसके अंदर 13 रूम है लगभग। और ये देखिए ज्ञात अज्ञात, इसके अंदर क्रांतिकारियों की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है। और खोजा किसने था? ये 2016 में एन विद्याधर राव, जो कि तत्कालीन राज्यपाल थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है कोडवा। तो कोडवा क्या है? कोडवा कर्नाटक में कोडागु यानी कि कुर्ग, जैसा कि ब्रिटिश इसे कहते थे, में रहने वाले लोगों की एक अनूठी जाति है। तो कोडवा एक जाति है। पश्चिमी घाट की ढलानों पर रहने वाले योद्धाओं के इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कोडवा समुदाय के लोग आदित्य खेल के साथ साथ सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट होते हैं। तो आदित्य होते हैं मतलब इनके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी होती है। और जो स्पोर्ट्स के अंदर ये सशस्त्र बलों मतलब आर्मी के अंदर भी इनके जो आर्मी है उसके अंदर भी इनके अंदर काफ़ी मतलब टैलेंट होता है। कई वर्षों से कोडवा खेतों में खेती कर रहे हैं, मवेशियों को पाल रहे हैं और युद्ध के लिए हथियारों को ढोते हैं, मतलब हथियार इधर से उधर पहुंचाते हैं। फिर देखते हैं सुपरमून क्या है। तो सुपरमून आपने कई बार देखा तो क्या ही होगा, तो हो सकता है देखा भी हो और न्यूज़ में हमेशा रहता है ये। जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है, जो चंद्रमा जैसे मान लो ये अर्थ है और चंद्रमा अर्थ का उपग्रह है। ठीक है। तो ये जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है, तब इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ठीक है। तो यह आपसे परिभाषा के अंदर पूछा जा सकता है कि सुपरमून की क्या परिभाषा है। तो वो है जब अर्थ के सबसे करीब हो चंद्रमा और अपने पूर्ण आकार में हो चंद्रमा, तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होने की वजह से इस स्थिति में चंद्रमा अपने सामान्य आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक होगा तो अपन को दिखेगा भी नज़दीक, और नज़दीक दिखने वाली चीज़ हमेशा बड़ी ही दिखती है। किसी एक विशिष्ट वर्ष में लगातार 2 से 4 पूर्ण सुपरमून तथा 2 से 4 नए सुपरमून की घटनाएं हो सकती है। तो सामान्यतः किसी विशिष्ट वर्ष में 2 से 4 सुपरमून की घटनाएं हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? गूगल के डायलॉग एप्लीकेशन के लिए भाषा मॉडल, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, लैम्डा गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल है, ने एक मुक्त प्रवाह वाली बातचीत में संलग्न होने की क्षमता हासिल कर ली है। मुक्त प्रवाह मतलब जैसे भी आप कुछ भी पूछोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर वो दे देगा बिना किसी सर्च किए। ठीक है। तो मुक्त प्रवाह से तात्पर्य यही है कि कोई भी कुछ भी उससे पूछ सकता है और वो सबका आंसर देगी। तो लैम्डा का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। गूगल का मानना है कि लैम्डा एक संवेदनशील कार्यक्रम बन गया है, संवेदनशील, जिसका अर्थ है कि उसने एक इंसान की तरह तर्क करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछते हो, अगर उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत है तो वो आपसे पूछेगा कि इसका आंसर मैं क्यों दूँ।
ठीक है, तो वैसा वाला सही नहीं है। अब अनुच्छेद 300A क्यों है न्यूज़ के अंदर वो देख लेते हैं एक बार। रूल ऑफ लॉ, तो ये डायग्राम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल रिकवरी, एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इकोनॉमिक रिकवरी। तो रूल ऑफ ये अनुच्छेद 300 का है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो अब एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले मूल अधिकार के अंदर शामिल था, जिसको अब कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को राज्य के हस्तक्षेप से बचाता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने पर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 301 के अंदर मौजूद है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आपातकाल के तुरंत बाद अनुच्छेद 300A को शामिल किया गया था। केटी प्लांटेशन प्राइवेटेड लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 2011 मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य एक पूर्व शर्त है। सार्वजनिक उद्देश्य मतलब उसके अंदर किसी एक व्यक्ति का हित शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ रहने वाले आसपास के लोग और एक बड़े समुदाय यानी कि बड़े सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्व शर्त है। और मुआवजे का दावा करने का अधिकार भी उस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने ये कहा था। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं एक बार कि क्या है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जो रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे महामहिम, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। संविधान के भाग 5 जो कि संघ के अंदर आता है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यकारिणी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन और महाअभियोग के संबंधी प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है। किसके अंदर, भाग 5 के अंदर। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसकी विधि दी गई है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाएगा उसकी रीति दी गई है। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल दिया गया है, जो कि 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है कितने भी बार, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो भी इसके अंदर दी गई है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधि निर्माताओं द्वारा मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित और निगरानी में किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रपति चुनाव है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद किसके अंदर शामिल है, 324 के अंदर। निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित मतदाता शामिल होते हैं। तो इनके जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उनके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं तो देखते हैं एक बार। संसद के ऊपरी और निचले सदनों के सभी निर्वाचित, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सभी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों में कौन कौन आ गया, दिल्ली आ गया, पुदुचेरी आ गया, ठीक है, केंद्र शासित में तो दिल्ली और पुदुचेरी आ गया, और राज्यों के अंदर वो आ गया। आपको लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं आया है इसके अंदर, क्योंकि ये अभी तो केंद्र शासित तो बन गया है ये, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है,
कि वो जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में शामिल हो। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो दिल्ली और पुदुचेरी ही लगाना है, जम्मू कश्मीर अभी शामिल नहीं किया गया, मतलब अभी संविधान संशोधन इसके अंदर नहीं हुआ है, ताकि जम्मू कश्मीर को इसके अंदर निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए। अब देखते हैं निर्वाचक प्रक्रिया क्या होगी। मतदान से पहले नामांकन चरण में चुनाव खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल किया जाता है, जिसमें 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता संबंधी नियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। इससे पहले कई उम्मीदवार, जिनमें से कई के जीतने की संभावना कम होती थी, वे चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देते थे। एक निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या अनुमोदन नहीं कर सकता। अब ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं, वो सिर्फ एक उम्मीदवार के साथ ही हो सकते हैं, एक से अधिक के साथ नहीं। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती। एक वोट के रूप में मतलब एक विधायक, एक सांसद या एक वोट की गणना नहीं की जाती। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य का मत का मूल्य 708 निर्धारित किया गया है। कितना? 708। जबकि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य गणना के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, जो कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या एवं राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लो कि प्रत्येक विधायक एक भी विधायक है, विधायकों की संख्या कितनी है किसी राज्य में, मान लो 50 है, और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की जनसंख्या मान लो 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ऐसे निर्धारित करते हैं किसी विधायक का वोट। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, एक बार फिर से देखिए। किसी राज्य की जनसंख्या, ठीक है, 1 लाख है, विधायकों की संख्या वहाँ पर 10 है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक बटा 1000 से। तो ऐसे करके ये यानी कि एक विधायक का मूल्य 10 आ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पे सीटें भी अधिक हैं, इसलिए 400 से अधिक सीटें हैं वहाँ पर, इसलिए एक विधायक का मूल्य वहाँ पर 208 है। महाराष्ट्र में एक विधायक के वोट का मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक के वोट का मूल्य सिर्फ 8 है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है, बल्कि वोटों का एक विशिष्ट कोटा हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत हासिल करता है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग निर्वाचक मंडल द्वारा मतपत्रों के माध्यम से डाले गए सभी वैध मतों का योग करता है, मतलब उनको जोड़ता है, और जीतने के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मतलब कुल मतों का 50% और साथ में 1 मत। आम चुनावों के विपरीत, जहां मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखते हैं। मतलब जैसे मान लो कि कोई मतदाता है, ठीक है, और 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो वो क्या करेगा, मतलब जैसे वो तीसरे को पसंद करता है तो सबसे पहले वो तीसरे का नाम लिखेगा, फिर चौथे को पसंद करता है तो चौथे का नाम लिखेगा, फिर पहले को पसंद करता है तो फिर पहले को करेगा, फिर ऐसे दूसरे को। तो ऐसे मतदाता नाम लिख के अपने मत देता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, और मतदान गुप्त मतदान से पद्धति से होता है। मतलब गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है, और अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रपति से संबंधित कैसे उनका चुनाव होता है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके संबंधित, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचक प्रक्रिया क्या क्या होती है, वोट की गणना किस प्रकार की जाती है, वो सारी हमने इसमें देख लिया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।